दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बहुत सारे तत्वों के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कैल्शियम के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, फास्फोरस के बारे में और सल्फर के बारे में। देखिए क्या है ना कि अगर आपको केमिस्ट्री को डिटेल से समझना है तो कम से कम आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में कैल्शियम क्या होता है, इसके प्रयोग कहां कहां होते हैं, इसके यौगिक कौन कौन से होते हैं। उसी तरीके से नाइट्रोजन के बारे में, फास्फोरस के बारे में, सल्फर के बारे में, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं जानेंगे तो आप मुझे बता दो कि अगर मैं आपको डायरेक्टली अभी फार्मूला बताना शुरू कर दूं या रासायनिक सूत्रों के बारे में बताना शुरू कर दूं तो आप कैसे समझ पाओगे, तथ्यों को नहीं समझ पाओगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी जरूर आ खड़ी होगी। तो इसलिए दोस्तों हम लोग इसको पढ़ते हैं, साथ ही साथ एक नए पैटर्न पे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैं पहले आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, यानी पर्टिकुलर इस टॉपिक से कितने प्रश्न आपकी परीक्षा में अब तक पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले उन प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, फिर हम लोग जो है चैप्टर पर कार्यक्रम शुरू करेंगे। ठीक है, एक बात और याद रखेगा, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो आप प्ले स्टोर से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर, वहां डालिए स्टडी 91, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आज तक इस टॉपिक से, जो मैंने 4 टॉपिक का नाम लिया, इस टॉपिक से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे गए। देखिए कुछ प्रश्नों का नाम यहां पर दे रहा है, ठीक है, और सुनते जाइए ध्यान से। लिख रहा है एल्कोहल में उपस्थित जल की अल्प मात्रा को अलग करने हेतु किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है, ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं, बट आप याद रखिए कभी भी एल्कोहल में क्या होता है, जाहिर सी बात आपने देखा होगा, जब कोई एल्कोहल लेता है यानी ड्रिंक करता है तो वहां पर एल्कोहल में वो जल को क्या करता है, मिलाता है। ठीक है, जिससे एल्कोहल की मात्रा और जल की मात्रा जब मिल जाती है थोड़ा सा नशा वो कम करती है और ज्यादा पैक बन पाता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि मान लीजिए एल्कोहल में उपस्थित अल्प मात्रा को अलग करना हो, या वर्जिन एल्कोहल में अगर किसी ने मिला दिया हो, उस अल्प मात्रा को अलग करना हो तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम का इस्तेमाल करके आप एल्कोहल से जल की मात्रा को अलग कर सकते हैं। आगे लिख रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये सब आपको बताया जाएगा। करेक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस काम में आता है, तो याद रखिए दीवारों पर आपने पुताई देखा है ना, सफेद कलर की जो पुताई होती है, चूने टाइप की पुताई होती है, लोग अपने घरों में, जो छोटे घर होते हैं या कच्चे जो मकान होते हैं, वहां पर अक्सर चूने वाली पुताई होती है। तो जो दीवारों पर वो सफेदी होती है, पुताई होती है ना, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ये भी परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए, करा एक वयस्क मानव के शरीर में लगभग कितना कैल्शियम होता है। भाई पूरी हड्डी जो हमारे शरीर में वो कैल्शियम की ही बनी हुई है कि नहीं, तो याद रखिए कुल कितना कैल्शियम होता है, 1200 ग्राम कैल्शियम होता है पूरे शरीर में। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 1200 ग्राम तक कैल्शियम पाया जाता है। करा मुक्त अवस्था में सल्फर मुख्यतः कहां पाया जाता है। ठीक है, मुक्त अवस्था में वैसे बहुत कम, ये रेयर मिलता है, लेकिन याद रखिए जहां कहीं भी ज्वालामुखी वाले क्षेत्र हैं, जैसे इटली हो गया, सिसिली द्वीप हो गया, लिपारी द्वीप हो गया, भारत में नारकोंडम का नाम सुना होगा, बैरन का नाम सुना होगा, जहां कहीं भी ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया होती है वहां पर ये मुक्त अवस्था में सल्फर पाए जाते हैं। एक एक प्रश्न आपसे पूछा गया है परीक्षा में। ठीक है, मैं जानबूझ करके प्रश्न आपको पहले दे देता हूं कि आपको यह समझ में आ जाए कि वाकई जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, करा ब्यूटी पार्लर में प्रायः किसका प्रयोग हेयर सेटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हेयर सेटिंग आपने देखा होगा ना दोस्तों, कई बार आप देखते होंगे बाल को स्ट्रेट कराया जाता है, हेयर को स्ट्रेट कराया जाता है, कई सारी डिजाइनिंग होती है, तो उस सब सेटिंग में याद रखिए सल्फर का ही इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सल्फर का इस्तेमाल करते हैं हेयर सेटिंग के लिए। करा प्याज की कड़वाहट, प्याज होती है ना, प्याज की कड़वाहट किसके कारण होती है, तो उसमें सल्फोनिक एसिड होता है। ठीक है, ये सल्फोनिक एसिड जो होता है सल्फर के ही यौगिक होते हैं। ठीक है, जिससे प्याज में क्या होता है, कड़वाहट होता है। कड़वाहट को आप कह सकते हो कि यार प्याज से आंखों में आंसू आ जाते हैं, या फिर वो खाने में थोड़ा सा तीखापन लगता है, उसको एकदम तीखा भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि मिर्च का स्वाद जो होता है वो तीखा होता है कैप्साइसिन के कारण। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। करा प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण, ठीक है, वल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे वो अधिक लचीला हो जाता है और मजबूत भी हो जाता है, तो याद रखिए सल्फर का ही। और प्राकृतिक रबर भारत में कहां पाए जाते हैं, तो याद रखिए केरल साइड में। ठीक है, इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
करा उर्वरक है एक यूरिया, आपने नाम सुना होगा, सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया को ही तैयार किया गया था। करा उर्वरक है यूरिया, इसका प्रमुख अवयव क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, तो याद रखें नाइट्रोजन होता है। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपकी परीक्षा में आ चुका है। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, CONH2CO, ठीक है, तो याद रखेगा CO दोनों साइड है, बीच में है NH2, ठीक है, तो याद रखेगा। आगे लिख रहा वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है, तो हमारे इस पूरे वायुमंडल में लगभग 78% क्या होता है, नाइट्रोजन है, आपको पता होगा, और लगभग 21%, 20 से 21% तक ऑक्सीजन पाया जाता है, तो दोनों आप याद रखिएगा। आगे कह रहा पेड़ पौधे द्वारा मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त किया जाता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि पेड़ पौधों को भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वायुमंडल में नाइट्रोजन की इतनी ज्यादा मात्रा होने के बावजूद भी पेड़ पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। ये नाइट्रेट के रूप में, किसके रूप में, नाइट्रेट्स के रूप में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, जिसमें बहुत सारी बैक्टीरिया इनकी मदद करते हैं, ठीक है, तो उसको आप याद रखेगा। कारण जीवों में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, ये तो रही वनस्पतियों की बात। अगर मैं जीवों की बात कर दूं तो जीवों में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, तो याद रखें नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। जी हां, प्रोटीन, याद रखेगा, प्रोटीन के रूप में जीवों में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है वायुयान के टायरों में प्रायः कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों कई बार हमने देखा है कि कई बार नाइट्रोजन भरा जाता है, हीलियम भरा जाता है। भाई आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर रियल में कौन सा भरा जाता है। दोस्तों यहां पर देखिए मिक्स गैस भरी जाती है। जिस तरह से गोताखोर जब पानी के अंदर जाता है तो ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें हीलियम गैस भी भरा जाता है, ठीक है, क्योंकि हीलियम एक अक्रिय गैस भी है और वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है और जो है ऑक्सीजन को बचाती है, ठीक है, तो उसको याद रखेगा। इसी तरह से जो वायुयान के टायर होते हैं उसमें नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल किया जाता है और हीलियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्यों, तो याद रखेगा ये चीजें। कर इसके अलावा हीलियम और हाइड्रोजन का मिश्रण भी उसमें भरा जा सकता है। कर वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, इसके लिए विधि है, उस विधि में हैबर और वर्कलैंड विधि का नाम सुना होगा, कई बार ये भी परीक्षा में प्रश्न आया तो मैंने यहां पर प्रश्न रख दिया। कह मनुष्य में फास्जा नामक रोग ये किससे होता है, फास्जा एक रोग का नाम है दोस्तों जो मनुष्यों के अंदर होता है और इसमें क्या होता है, आपने फास्फोरस सुना होगा, फास्फोरस 3 तरह का होता है, लाल, पीला और काला, ठीक है, और सफेद भी, तो याद रखेगा यहां पर सफेद या पीले फास्फोरस से ये रोग होता है मनुष्य में जिसका नाम है फास्जा। तो फास से याद रखेगा फास्फोरस जा, ठीक है, तो याद रखेगा रोग का नाम है फास्जा। आगे देखिए, कह रहा दिया सलाई की नोक पर, दोस्तों आपने माचिस देखा होगा ना, माचिस के आगे, माचिस के नोक पर जो मसाला लगा होता है वो मसाला क्या होता है, वो लाल फास्फोरस होता है। वो क्या होता है, लाल फास्फोरस। ये आपने माचिस की डिब्बी पर साइड में जिस पे आप माचिस की तीली को क्या करते हो, घर्षण करते हो, उस पर जो बना होता है वो क्या होता है, वो भी लाल फास्फोरस होता है, ठीक है। करा दिया सलाई बनाने में किस लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, किस वृक्ष की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिए चीड़ के वृक्ष की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं दिया सलाई में, जो सलाई होती है, माचिस जो होती है तीली बनाने में, ठीक है, जिसको ध्यान रखेगा। कह रहा है फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, क्यों, क्या होता है पूछ रहा है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, क्यों, कह रहा है क्योंकि यह हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके जल उठता है, परंतु जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, इसी वजह से उसको जल के अंदर डुबो कर रखा जाता है, ठीक है, ये सब भी आपको पढ़ाया गया है। कह रहा फास्जा नामक रोग का लक्षण क्या होता है, दोस्तों फास्जा नामक रोग है वो पीले या सफेद फास्फोरस की वजह से होता है, फास माने फास्फोरस, याद रखेगा। और इसमें क्या होता है कि मनुष्य के जो जबड़े होते हैं, जीव जंतुओं के जो जबड़े होते हैं, उन जबड़े की हड्डियां गलनी शुरू हो जाती है। सोचो अगर किसी व्यक्ति के जबड़े की हड्डियां गलने लगे तो फिर क्या बच जाएगा शरीर में, खाने पीने की सारे संकट आ जाएगा, ठीक है, तो याद रखेगा। इसलिए जा माने होता है जबड़ा, JAW, जा माने क्या होता है, जबड़ा। आगे लिख रहा है चूहों का विष किससे बनता है। चूहे के लिए आपने गोली देखा होगा, घर में जब चूहे बड़ा उत्पाद मचाते हैं तो लोग क्या करते हैं, चूहे के लिए विष वाली गोली लाकर रख देते हैं, जिसे खा करके चूहे क्या करते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं और वहां उनकी डेथ हो जाती है। एक्चुअली में घर से बाहर जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट यह है कि उनके शरीर में बड़ी तीव्र गति से कोई अभिक्रिया इस तरह से होती है जिससे वो बेचैन उठते हैं। बेचैन होंगे तो वो अपने स्थान से उठ करके किसी बाहर स्थान में जाना चाहेंगे और बाहर जाते हैं और फिर वहीं जो है डेथ कर जाते हैं। तो कह रहा है चूहों का विष जो है किससे बनता है, तो याद रखिए सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल उसमें किया जाता है और साइनाइड भी होता है और जिंक फास्फेट भी होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। कह रहा है धूम्र बम, धुआं बम का नाम सुना होगा आपने, दिया सलाई का नाम सुना होगा, या जनरली जो हम लोग दिवाली में पटाखे
बजाते हैं उसमें कौन सा तत्व प्रयुक्त किया जाता है? देखिए विस्फोटक के लिए फास्फोरस ही जाना जाता है, तो फास्फोरस ही आपका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर। आगे लिख रहा है कि निरापद दिया सलाई यानी सेफ्टी माचिस, ठीक है वही है यार, दिया सलाई है माचिस कर रहा है उसकी तीलियों पर क्या लगाया जाता है? तो याद रखिए कई सारे एलिमेंट का मिश्रण होता है, फिलहाल उसमें फास्फोरस मेन होता है, रेड रेड होता है, उसमें पोटेशियम क्लोरेट होता है, एंटीमनी सल्फाइड होता है, गोंद का मिश्रण होता है जिससे चिपका रहता है, तमाम चीजें हैं। तीलियों को रगड़ने वाली सतह पर लाल फास्फोरस, एंटी मनी सल्फाइड और कांच के महीन चूर्ण और गोंद का मिश्रण भी लगाया जाता है। तो इन सब तथ्यों को आप याद रखिएगा। दोस्तों ये वो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके इस टॉपिक से कनेक्टेड थे। आगे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो अगर आपको लग रहा हो कि वाकई सर आपने जो पढ़ाया वो काफी इंपॉर्टेंट है और हमने इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में देख रखे हैं, ठीक है, तो दोस्तों आप इसको जरूर से पूरा का पूरा देखें वीडियो, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको और अन्य तथ्यों के बारे में भी पता चलेगा। वरना केमिस्ट्री में मैं इतना पढ़ा करके जो है चैप्टर क्लोज कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। तो सुनिएगा ध्यान से। चलिए सबसे पहले हम लोग कैल्शियम के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों आपको याद होगा पोटेशियम आता है 19वें परमाणु क्रमांक पर और 20वें नंबर पे कौन सा आता है? कैल्शियम आता है। यानी इसका जो क्या है एटॉमिक नंबर है वो है 20। तो इसको याद रखिएगा। कैल्शियम एक तरह की क्षारीय धातु है। क्या है? एक तरह की क्षारीय धातु है जो अति सक्रिय होने के कारण प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। काफी सक्रिय है इसलिए जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं कि आप कहीं चलते फिरते रहोगे आपको कैल्शियम कहीं मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यह मुख्यतः अपने यौगिकों के रूप में पाया जाता है, जैसे कहीं कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, कहीं सल्फेट के रूप में पाया जाता है, कहीं सिलिकेट के रूप में पाया जाता है, कहीं फास्फेट के रूप में पाया जाता है। मतलब यह अपनी यौगिक के रूप में पाया जाता है, लेकिन मुक्त अवस्था में कैल्शियम के रूप में प्रायः नहीं देखा जाता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक रूप से लाइमस्टोन याद होगा आपको या नाम सुना होगा, लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। ठीक है, लाइमस्टोन। तो आपसे पूछता है कैल्शियम कार्बोनेट कहां सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखें लाइमस्टोन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे देख रहा है कि अच्छा मोती का नाम सुना होगा, सीप में मोती रखने वाले, मोती देखा होगा ना। मोती जो होता है उसका मेन एलिमेंट कौन सा होता है? याद रखिए वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। ठीक है, जो मोती होता है किससे बना होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। मोती की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा लगभग 85% होती है और उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मात्रा जल की होती है। कैल्शियम की बात करें तो ये जंतुओं के शरीर का भी एक आवश्यक तत्व माना जाता है। हमारे और आपके अंदर भी कैल्शियम की कमी होती है, या आपने सुना होगा गाय भैंस के अंदर भी कैल्शियम की कमी होती है, तो उन्हें कैल्शियम अलग से देना पड़ता है। तो कैल्शियम जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कैल्शियम वो कहां पर? हड्डियों में है। तो याद रखिएगा। कह रहा है कि हमारे जो हड्डियां हैं उसमें कैल्शियम है, हमारा जो दांत है जिसमें सबसे कठोर माना जाता है इनेमल को, ठीक है, वो भी हड्डियों से कैल्शियम से बना हुआ है। या अंडे का जो बाहरी आवरण, तो जो बाहरी छिलका होता है ना, वो भी कैल्शियम से बना होता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, या हम बात कर दें सीप का, सीप के अंदर रखे मोती का, या हम शंख वगैरह की बात कर दें, तो ये सभी जो है मोलस्का समुदाय के मतलब ये ले लीजिए। और इसके अलावा मोलस्का समुदाय के जो जंतु होते हैं ना, उसके पीठों पर अक्सर कवच देखे जाते हैं। जो कवच होते हैं ना, वो कवच भी कैसे बने होते हैं? याद रखिए कैल्शियम के बने होते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। ये वो चीजें हैं जहां जहां पर कैल्शियम पाया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि दूध और अंडा। आपने सुना होगा कि जिसको भी कैल्शियम की कमी होती है तो डॉक्टर यही बोलते हैं, जब किसी का हड्डी ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं भाई दूध और अंडे का सेवन ज्यादा करें, क्योंकि वहां से कैल्शियम मिलेगा और जब कैल्शियम शरीर में जाएगा तो जो टूटा हुआ हिस्सा है उसको कैल्शियम की ज्यादा मात्रा में जरूरत होगी और वो जल्दी ही जुड़ पाएगा। तो इसको आप याद रखेगा। दूध और अंडे में भी कैल्शियम पाया जाता है। यह श्वेत, चमकदार और एक मुलायम धातु है जिसमें नम्यता और तन्यता का गुण भी पाया जाता है। नम्यता मतलब नरम और तन्यता मतलब तानने योग्य। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। दोस्तों जो कैल्शियम है ना, ये उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है। क्या है? दोनों का सुचालक है। उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है। कुछ रासायनिक गुण है इसके, उस रासायनिक गुण के बारे में याद रखें, क्योंकि परीक्षा में कभी कभार परेशान करने के लिए ऐसे प्रश्न भी दिए जाते हैं। अम्लों से क्रिया करके, यानी कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की बात ही कर रहे हैं। कैल्शियम वैसे क्षारीय पदार्थ है और कैल्शियम जब अम्लों से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जल से यदि क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन पहले से है तो जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रा में हाइड्रोजन आ गया, ऑक्साइड में ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड या और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगर वायु में खुला रख
दिया जाए कैल्शियम को तो एक कैल्शियम ऑक्साइड बनने लगता है, जिसके वजह से कभी कभी अपनी चमक भी खो देता है। क्षारों के साथ भी अपक्रिया करता है, क्षार होने के बाद भी क्षारों के साथ भी अपक्रिया करता है। तो इसके रासायनिक गुण हैं दोस्तों। कुछ इसके यौगिक हैं जो अक्सर करके रासायनिक सूत्र बनाते समय आपको बड़ा परेशान करेंगे। चलिए एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं, और यही आज केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसे आपको बहुत ज्यादा फोकस करके याद रखना है। दोस्तों आपने नाम सुना होगा चूना का, दूधिया का, चूना का नाम सुना होगा। ये जो चूना होता है ना, एक्चुअली में यही कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्योंकि कैल्शियम को आप Ca से डिनोट करते हो और ऑक्सीजन को आप O से करते हो, तो इसका जो फार्मूला बनता है वो क्या आता है? कैल्शियम ऑक्साइड का CaO। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड अगर कहीं भी लिखा है CaO तो आप याद रखिए क्या है? आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। दूसरा है बुझा चूना। ये तो रही चूना की बात। बुझा चूना में क्या होता है दोस्तों? इसमें क्योंकि अभी चूना शब्द था तो ऑक्साइड लगाया था, बुझा चूना मतलब हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा अगर बुझा चूना की बात करें। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। अब देखिए जो Ca आपने लगाया तो ठीक है, हाइड्रोक्साइड में O के साथ H2 भी आके जुड़ जाता है, लेकिन ये होल ऑफ दिस ऐसे लिखा जाता है, तो CaOH2 लिखा जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हाइड्रोक्साइड जो शब्द है वो एक साथ है, तो ऐसा नहीं, आप गलती से ऐसे मत लिख देना। देखो CaO हम लिखते हैं, लास्ट में आपने H2 लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे में देखिए आपने इसको बोला कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और यहां पे आप हाइड्रोजन लाके जोड़ दे रहे हो। नहीं, हाइड्रोजन जोड़ते समय क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए ये जो ब्रैकेट होगा ये O और H को एक साथ जोड़कर होगा। ठीक है, तो याद रखेगा CaOH2। इसको पढ़ते कैसे हैं? CaOH2। ये हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड माने होता है बुझा चूना। याद रहेगा आपको, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपने नाम सुना होगा जिप्सम का। ठीक है, जिप्सम का इस्तेमाल वैसे दोस्तों घर वगैरह बनता है तो आपने जिप्सम का इस्तेमाल सुना होगा सीमेंट वगैरह में। ठीक है, तो याद रखिए वो जो जिप्सम होता है ना, उसमें कैल्शियम के साथ साथ सल्फेट डाइहाइड्रेट आकर जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है? सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर एक फार्मूला आता है। ठीक है, CaSO4 ये कैल्शियम सल्फेट हो जाता है और इसमें हाइड्रेट आके जुड़ जाएगा, तो यहां पर याद रखिएगा 2H2O। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार आपसे परीक्षा में पूछता भी है। ठीक है, 2H2O आप कॉमन लेके चलिएगा। यहां पर अभी हम H2 ले रहे थे, यहां पर क्या कर, यहां पर देखिए OH2 ले रहे थे। ठीक है, आप इसको उल्टा कर लीजिए 2H2। ठीक है, 2H2O को क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं ना। H2O को क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। तो बात आती है कि सर अगर भूल गए परीक्षा में तो याद कैसे रखा जाए? तो याद रखिए कभी कभार जब हमें सीमेंट बनाना होता है तो सीमेंट में पानी तो मिलाना पड़ेगा, और पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो याद रखेगा 2H2 यानी थोड़ा ज्यादा पानी, तो 2H2 याद रखेगा। CaSO4 2H2O ये क्या होता है? जिप्सम का फार्मूला होता है। देखिए बार बार बोलने से फार्मूला याद होगा, इसका और कोई रटने का तरीका नहीं है। बार बार बोलिए CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, 2H2O लेके चलेगा, बड़ा मजा आएगा। अभी आगे आप पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP बोलते हैं। आपने घर में देखा होगा जो घरों के अंदर डिजाइन होता है सीलिंग पर, वो POP होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है। तो इसमें भी सेम होता है लगभग। देखिए CaSO4 जिप्सम में भी था और यहां पर भी है। ठीक है, और यहां पे अंतर ये था, यहां पर 2H2O था यानी जल का दुगना मात्रा, यहां पर हाफ H2O है। बोलो याद करने में कोई दिक्कत? देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है? हाफ H2O। क्या है? हाफ H2O यानी 1/2 H2O। और अंतर क्या है? और अगर हम जिप्सम की बात करेंगे तो यहां पर 2H2O हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? और बाकी कॉमन है, CaSO4 यहां पर क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। चलो एक बार मैं मिटाता हूं, फिर से आपको बताता हूं। देखो मैंने आपको पढ़ा है CaO, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, चूना होता है। जब इसी CaO में क्या करते हैं? CaOH2 कर लेते हैं, H2 आकर जुड़ गया तो OH को एक साथ लिख लेते हैं, ये बुझा चूना बन जाता है। फिर हम अगला लेके चलते हैं CaSO4। इसके साथ दो चीजें हैं, या तो हम 2H2O लगा दें या तो हम हाफ H2O लगा दें। अगर हम 2H2O लगाएंगे तो जिप्सम बन जाएगा, अगर हम हाफ H2O लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? POP बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। बोलो आप लोग कहते हो याद नहीं होता है। याद करोगे तब याद होगा, याद करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग चूना पत्थर, चाक, संगमरमर, टूथपेस्ट आदि में किया जाता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट अभी हमने पढ़ा, यहां पर
कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। और तो याद रखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इसका इस्तेमाल चूना पत्थर में होता है। चूना पत्थर देखा होगा, बहुत सारी जगह से चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है। चूने पत्थर का इस्तेमाल जो घर बनाने वगैरह में किया जाता है, ठीक है। तो चूना पत्थर हो गया, चाक हो गया, संगमरमर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब याद रखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ये चीनी संशोधन में भी किया जाता है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसका मतलब टोटल अगर कैल्शियम का देखा जाए तो मुख्य रूप से इसका निर्माण भवन निर्माण, कांच निर्माण और चमड़ा उद्योग वगैरह में कैल्शियम का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा कैल्शियम के बारे में। दूसरा तत्व हमारे पास है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे। किस पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। कह रहा है नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और एक पारदर्शी गैस है जो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। भी क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता है 78% क्या है, अकेले क्या है, नाइट्रोजन पाया जाता है। कारण नाइट्रोजन जो होता है दोस्तों वायु से हल्का है और जल में कम घुलनशील है। वायु से हल्का होने के साथ साथ जल में कम घुलनशील है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। कारण अक्रियाशीलता यानी ये क्रिया नहीं करता है किसी के साथ, अक्रियाशीलता एवं वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण इसे रेसिंग कार, वायुयान के टायर या कभी जब हम हाईवे पे गाड़ी चलाते तो वहां पर लिखा होता है स्पेशली कि आप अपने टायरों में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है। क्यों, जब आप तेज चलते हैं ना तो घर्षण होता है तो अगर नॉर्मल हवा भरेंगे तो टायर फटने की संभावना होगी और आपके एक्सीडेंट हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों नाइट्रोजन गैस वहां पर भरे जाते हैं। क्रायो बैंक या एक्सीटू संरक्षण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए, एक्सीटू का नाम तो सुना होगा, इंसीटू एक्सीटू, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, आपको इन्वायरमेंट में पढ़ाया गया, ठीक है। यानी जब किसी मान लीजिए जैसे कोई हाथी है या फिर जीव जंतुओं का कोई समुदाय है, उनको पर्टिकुलर एक जगह जहां पर वो पाए जाते हैं वहीं पर उनको संरक्षित कर लिया जाता है तो इंसीटू हो जाता है। अगर उनको कहीं बाहर भेज के संरक्षित किया जाता है तो एक्सीटू हो जाता है। पता होगा ये सब आपको, ठीक है। करा वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मृदा में पहुंचता है। दोस्तों आपको मैंने बताया कि जो पौधे हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, वो मिट्टियों में कुछ स्पेशल बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजनीकरण करने में वो उनकी मदद करते हैं और जंतुओं और वनस्पतियों में प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। संयुक्त अवस्था में, ठीक है, संयुक्त अवस्था में देखा जाए तो ये सोडा के साथ या अमोनिया के साथ यानी NH2 हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, यूरिया हो गया, ये इन रूपों में देखे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको देखना हो प्रकृति में तो आप इन रूपों में देख सकते हैं। यह उच्च दाब और ताप पर यानी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर दोनों में, ठीक है, पर हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाता है, ठीक है। अगर उच्च दाब या उच्च ताप पर हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर अमोनिया बनता है। कारण नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से ही क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। कई बार परीक्षा में भी आता है। कारण विभिन्न औषधि हो गया, दवाइयां हो गया, उर्वरक हो गया, विस्फोटक हो गया, विस्फोटक में जैसे डायनामाइट हो गया, ठीक है, गन काटन हो गया, इन सभी के निर्माण में नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे वायुयान के टायर में भी भरा जाता है जिससे वायुयान उतरते समय उनके टायर फटने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि घर्षण में यह अक्रियाशील गैस के रूप में जानी जाती है। कई बार इनको विद्युत बल्बों में भी भरा जाता है। वैसे विद्युत बल्बों में ज्यादातर आर्गन गैस भरा जाता है, बट याद रखिए पहले नाइट्रोजन गैस भी भरा जाता था, अब नहीं, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेगा। दोस्तों कुछ नाइट्रोजन की यौगिक हैं, जिस तरह से अभी हमने कैल्शियम में यौगिक देखा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, अलग अलग चीजें हो गई, वैसे इसको भी याद रखें। उच्च ताप के मापन में प्रयुक्त होने वाली तापमापियों दो जो हाई टेम्परेचर का मापन करती हैं, ऐसी तापमापियों में नाइट्रोजन गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोजन का। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के जो वीर्य होते हैं उनको द्रव नाइट्रोजन में ही सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। दोस्तों आपने देखा होगा जिसको गांव बोलते हैं कि भाई हम लोग अपने गाय को धनाने ले जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि बैल के साथ क्या करते हैं, उनको जो है उनके प्रजनन कार्य को किया जाता है। तो उसमें जो बैल का जो वीर्य होता है ना, कई बार आपने देखा होगा जो पशु डॉक्टर होते हैं अपने साथ एक जो है बड़ा सा वो कोई बॉक्स लेके चलते हैं, उसमें जो है बैल के वीर्य जो है सुरक्षित रखे होते हैं, तो उनको नाइट्रोजन द्रव में ही उनको रखा जाता है, तभी वो सुरक्षित रहते हैं। चलिए इसके यौगिकों के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसके सबसे बड़ा यौगिक है अमोनिया। अमोनिया को लिखा जाता है NH3। तो आगे लिख रहा है कि एक रंगहीन और गंध युक्त गैस है। गंधहीन मत बोलिएगा, क्यों, क्योंकि अमोनिया से बड़ी तीक्ष्ण गंध आती है जो आपके नाक में जैसे लगता है कोई सुई डाल रहा हो, ऐसा आपको एहसास होता है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। आप कभी अगर मूत्रालय वगैरह के आसपास जाएंगे, ठीक है,
जो बाहर शौचालय बने होते हैं या मूत्रालय बने होते हैं, अगर आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप उसके जैसे से नजदीक जाते हो एक तीक्ष्ण गंध, एक अजीब सी गंध आपको लगती है, वो अमोनिया ही होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अमोनिया का प्रयोग दोस्तों अश्रु गैस में भी किया जाता है। जब कभी बहुत बड़ी ज्यादा संख्या में भीड़ एकत्रित हो जाती है और भीड़ कंट्रोल से बाहर होती है, तो ऐसे में आपने देखा होगा कि पुलिस के द्वारा या सुरक्षा कर्मियों के द्वारा या जो भी बल लगे हैं उसके द्वारा जो है अश्रु गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अश्रु गैस में ही ये अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है भीड़ को तीतर बितर करने के लिए। कर अमोनिया जल में विलेय गैस है। क्या है? यह जल में विलेय हो जाती है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है और यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यह इसकी खासियत होती है। कर यूरिया हो गया, अमोनिया सल्फेट हो गया, इन सभी को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अमोनिया का इस्तेमाल। दूसरा है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम N2O बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। अभी पीछे हमने बताया, ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। तो याद रखेगा यह भी एक रंगहीन गैस है, बट याद रखिए इसके अंदर भी धात्विक गंध होती है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को अल्प मात्रा में एक सूंघा दिया जाए तो व्यक्ति हंसने लगता है, लगातार हंसता रहता है। अक्षय कुमार की कोई मूवी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, और उस शायद इंटरटेनमेंट मूवी थी क्या, ठीक है, जो डॉगी वाली स्टोरी थी, उस मूवी में आई थिंक लास्ट में क्या होता है कि सभी जो है हंसने लगते हैं। वहां पर क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड को ही दिखाया गया है कि एक ऐसी, इसीलिए इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि इसको सूंघने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, कंटिन्यू हंसता रहता है। तो लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। यह भी आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आगे दोस्तों अगला है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल में क्या होता है दोस्तों, जैसे अमोनिया को लिखते हैं NH3 ना, तो नाइट्रिक अम्ल में क्या होता है, NHO3 होता है। क्या होता है? NHO3 होता है। ये होता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड जिसे आप बोलते हो। याद रखिएगा यह एक प्रबल अम्ल है जिसका प्रयोग विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में किया जाता है। तो याद रखिएगा अम्ल है। करा एक्वारेजिया बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उर्वरक विस्फोटक और इन सबको बनाने में नाइट्रिक अम्ल का ही इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं होता है, नाइट्रिक अम्ल का ही इस्तेमाल होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, फास्फोरस के बारे में। दोस्तों फास्फोरस के बारे में बहुत सारा प्रश्न हम लोग देखे हैं कि आपकी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखें फास्फोरस आता है 15वें नंबर पर। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। ठीक है, तो याद रखेगा। लिख रहा अंधेरे में चमकने के कारण इसका नाम क्या कर दिया गया? फास्फोरस दिया गया। ठीक है, तो अंधेरे में भी इससे चमक होता है। दोस्तों बहुत सारे जीव जंतुओं को देखा होगा, जानवरों को देखा होगा, या कई बार पेड़ पौधों में भी एक चमक देखने को मिलती है, वो चमक भी फास्फोरस की वजह से ही होती है। तो इसको याद रखेगा। कारण जंतुओं की अस्थियां और दांतों में कैल्शियम फास्फेट के रूप में भी पाया जाता है। तो वहां पर कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का मिश्रण होता है और हाइड्रोक्सी एपिटाइट के रूप में भी यह पाया जाता है। क्या? फास्फोरस पाया जाता है। कारण फास्फोरस के कई अपरूप हमारे इस प्रकृति में देखने को मिल सकते हैं, जैसे सफेद फास्फोरस है, लाल फास्फोरस है। सफेद को ही पीला फास्फोरस के रूप में भी जानते हैं, लाल है सिंदूरी फास्फोरस और काला फास्फोरस। इसमें से लाल काला सफेद, ये तीन ही मेन है, लाल काला और सफेद। ठीक है, ये तीन मेन है। सफेद को ही पीला कहा जाता है, तो आप इसको भी याद रखेगा। तो आपके मन में भी होगा कि सर दो लाइन अगर आप बता देते लगे हाथ तो और भी अच्छा हो जाता है कि नहीं, मजा आ जाता समझ करके। तो चलिए दो लाइन आपको बता देता हूं जितने भी फास्फोरस है, सुनिएगा ध्यान से। सफेद या पीला फास्फोरस की अगर हम बात करें, सफेद या पीला फास्फोरस की, तो याद रखिए इसमें लहसुन जैसी गंध आती है। लहसुन में गंध देखा है ना, ठीक है, एल्बोनिक शायद एसिड है, उसकी वजह से लहसुन में गंध आती है। एक बार आप कमेंट करके बताइए सही बोल रहा हूं कि नहीं। अगर सही बोल रहा हूं तो ठीक है, अगर गलत बता रहा हूं तो एक बार आप कमेंट जरूर करिएगा। कि देखिए क्या है ना कि मन में जो रहता हूं मैं बोल देता हूं, ठीक है, उसमें मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं होता। तो एक बार आप बताइए सल्फोनिक सही है कि नहीं। तो याद रखेगा कर है यह जल में अविलेय होता है, परंतु कार्बन डाइसल्फाइड में यह विलेय होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसका अणुसूत्र होता है P4। उतना ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, बस ऊपर का एक लाइन आप याद रखिए। कर ताजा बना फास्फोरस रंगहीन होता है, परंतु जैसे जैसे आप प्रकाश में रखेंगे धीरे धीरे इसका रंग बदलते रहता है सफेद रंग से, क्योंकि सफेद रंग इसका मतलब रंगहीन है। सफेद को रंग नहीं माना जाता, पता है कि नहीं आपको। तो सफेद और काला इनको रंग नहीं माना जाता है, नहीं पता तो जान जाइए, सफेद और काला को रंग नहीं माना जाता। उसके अलावा जितने भी रंग होते हैं वो रंग माने जाते हैं। तो ये धीरे धीरे सफेद से हल्का पीला होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। तो जब बना तब तो रंगहीन है, धीरे धीरे जब सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तब वो पीला होता है। करा ये मोम की तरह नरम ठोस होता है लेकिन विषैला होता है। याद रखेगा पीला फास्फोरस विषैला होता है। इसके संपर्क में आने वाले मनुष्यों को फास्ट जा नामक रोग हो जाता है, जिसमें जबड़े की हड्डियां गलने लगती हैं। पीछे बताया था ना, तो याद रखेगा जबड़े की हड्डियां जो गलती हैं फास्ट जा नामक रोग वो सफेद या पीला फास्फोरस से होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए
कह रहा है यह अंधेरे में क्या होता है, चमकता है, स्फुट दीप्त होता है। पीला रंग है तो सूर्य जैसे चमकता रहता है, वैसे ये भी थोड़ा चमक होता है इसके अंदर। आगे देखिए, कह रहा है वायु के संपर्क में आने पर, के संपर्क में आने पर यह मंदगत, एक चीज मिस्टेक, हाँ ठीक, चलिए पीले फास्फोरस में और देखिए, कह रहा वायु के संपर्क में आने पर इसका मंद गति से दहन होता है, परंतु वायु में गर्म करने पर यह आग पकड़ लेता है। अगर वायु के संपर्क में है तो धीरे धीरे यह जलने लगता है अपने आप, लेकिन अगर जो है तेज गति से है तो फिर और इसमें आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इसे पानी में डुबा कर रखा जाता है। फास्फोरस को प्रायः पानी में डुबा कर रखा जाता है। इसका उपयोग आतिशबाजी हेतु पटाखे बनाने में किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा पटाखे जब बनते हैं दिवाली के समय, जो ज्यादातर पटाखे होते हैं उसमें फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर फास्फोरस में आपने देखा होगा पीला फास्फोरस का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक है, कह रहा है इसमें इसका इस्तेमाल चूहा मार दवा में भी होता है, धूम्र बम या अग्नि बम बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया लाल या पीला फास्फोरस। दूसरा है पीला या सफेद फास्फोरस। दूसरा वाला है लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P2, जिससे यहां पर P4 था ना अणुसूत्र, इसका P2 होता है। ठीक है, तो P माने फास्फोरस है, 4 अणु अगर उसका है तो उसको सफेद फास्फोरस में रखा जाता है, या पीला में अगर 2 होता है वहां पर अणुसूत्र तो उसको क्या रखा जाता है, लाल फास्फोरस में। कह रहा है श्वेत फास्फोरस को, अच्छा देखिए एक बात याद रखिएगा, श्वेत फास्फोरस से ही सब बनते हैं अलग अलग कंडीशन में। लाल और काला का निर्माण भी श्वेत से ही होता है। कैसे? कह रहा है श्वेत फास्फोरस को अगर अक्रिय वातावरण में 525 के ताप पर गर्म किया जाए तो उससे हमें लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। 525 के पर गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। लाल वाला क्या होता है, यह गंधहीन ठोस होता है, लेकिन यह विषैला नहीं होता। गर्म करने के बाद आप याद रखो कि इसके अंदर से विष जो होता है वो समाप्त हो जाता है, जबकि सफेद और पीला फास्फोरस में विष पाए जाते हैं। ठीक है, यह विषैला नहीं होता। इसका अणुसूत्र P2 होता है और माचिस उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भाई इसका इस्तेमाल बड़े बड़े बम बनाने में, इसका इस्तेमाल छोटा बम माचिस की तीली वगैरह बनाने में किया जाता है। काला फास्फोरस की बात करें दोस्तों तो अक्रिय वातावरण में ही उसी सफेद या पीले फास्फोरस को अधिक दाब या ताप पर गर्म करके, ठीक है, कितना वो भी 473 के पर गर्म करने पर हमें काला फास्फोरस भी प्राप्त होता है। करा इसका उपयोग पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए फास्फोरस आवश्यक होता है, वहां पर काला फास्फोरस की जरूरत होती है। इसके अभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, जिससे पौधे मुरझा जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पत्तियां पौधे की जो होती हैं पीली पड़ जाती हैं। विभिन्न मिश्र धातुएं जैसे फास्फोर ब्रांच वगैरह जो तैयार किया जाता है उसमें काला फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अभी जाने की जरूरत नहीं है। एक टॉपिक और है यहां पर है, वो है सल्फर। आखिरी टॉपिक है आज का, इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों याद रखिए भूप्रपटी पर अगर हम बात करें तो सल्फर की मात्रा लगभग 0.05%, यानी काफी कम मात्रा पाई जाती है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सिलिका, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, इसको याद रखिएगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है, दूसरे नंबर पे एल्युमिनियम है, तीसरे पे सिलिका पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। कह रहे संयुक्तावस्था में या विभिन्न तत्वों में सल्फाइड एवं सल्फेट खनिजों के रूप में पाया जाता है या यौगिकों के रूप में पाया जाता है। जो सल्फर होता है वो ज्यादातर सल्फाइड या सल्फेट के रूप में पाया जाता है। सल्फर का उपयोग भी दोस्तों पटाखा बनाने में, माचिस बनाने में, या जो आप कलर डाई लगाते हो ना बस बाल वगैरह में, उसको बनाने में, या जो कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है खेतों में, ठीक है, उसमें सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तरह सल्फर युक्त दवाइयां जिनको सल्फा ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है, खास करके दवाइयों में इसका इस्तेमाल भी ज्यादा होता है। करा विभिन्न यौगिकों जैसे SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, SO3 हो गया, H2SO4 हो गया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल नाम सुना होगा। ठीक है, तो इन ये सब इसके यौगिक हैं और विस्फोटक बनाने में ज्यादातर सल्फर का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली रबड़ का स्थायित्व एवं औद्योगिक उपयोग बढ़ाने के लिए इसमें से सल्फर मिलाते हैं और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रबड़ का वल्कनीकरण बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखें वहां पर भी सल्फर मिलाया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। देखिए जो भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप याद रखना परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो जानना चाहिए आपको, वो आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है। बहुत जल्द आपका केमिस्ट्री का लेक्चर भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इसके पहले बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी एक बार मैंने कॉपी पर पढ़ाया था, उस समय हमारे पास इस तरह का डिजिटल बोर्ड नहीं था, तो कॉपी पर मैंने पूरी की पूरी बायोलॉजी पढ़ा रखी है। दोबारा से बायोलॉजी का डिजिटलीकरण किया जा रहा है कि फिर से एक बार डिजिटल फॉर्मेट में आपको बायोलॉजी फिर से मैं पढ़ा रहा हूं, जिसमें अभी ज्यादा लेक्चर तो नहीं हुए, थोड़े ही लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि यार उससे पहले मैं जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया पहले वो मुझे कवर कर देना चाहिए। तो फिजिक्स का जो है वो सिलेबस आपका पूरा हो चुका है, आप जाके फिजिक्स की पूरी वीडियो देख सकते हैं। मात्र 29 से 30 वीडियो में पूरा का पूरा फिजिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, यानी 29 से 30 वीडियो आप देख लीजिए तो फिजिक्स में आपको कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। मतलब इतनी गारंटी कि परीक्षा के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। केवल
30 वीडियो के अंदर, और उसका नोट्स भी जारी कर दिया गया। तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके या एप्लीकेशन के माध्यम से उसका नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। 99 रुपीज उसका चार्ज रखा गया, तो वहां से आप जाकर के ले सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री की क्लासेस आपको दी जा रही हैं। वैसे देखिए मेरे हिसाब से है ना कि नोट्स आप खुद से बनाया करो, ठीक है। हमारे नोट्स को लेके क्या करेंगे, आप खुद से नोट्स बनाए। मैंने नोट्स को चार्जेबल इसीलिए रखा है कि आप पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड ना हो, आप भी लिखें। लिखने की आदत आपके अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब कभी मेंस लिखोगे, आंसर राइटिंग आएगी, तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत आप भी क्या करिए। अगर खुद से नोट्स बन सकता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बन पाता तो फिर आप ले सकते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री भी क्लास दी जा रही है फटाफट, बड़ी स्पीड में चल रही है, तो बहुत जल्द आपकी केमिस्ट्री की क्लास भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। मुझे लगता है ये भी अधिकतम वही 30-35 लेक्चर ही जाएगा, 30 लेक्चर ही मान के चलिए। 30 लेक्चर में आपका केमिस्ट्री भी जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। आई थिंक 15वां या 16वां लेक्चर आज जो है आपका चल रहा है। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास भी चल रही है, तो उससे भी आप लगातार जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते चलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।